ज़्यादा वेव होती है तो शिप आपकी ज़रूर ज़्यादा हिलती है, जिसको हम लोग शिपिंग टर्म में रोलिंग पिचिंग कहते हैं। हाँ, जो नए नए जाते हैं उनको एक दिक्कत ये होती है जब शिप हिलती है तो काफ़ी ज़्यादा वॉमिटिंग आती है। तो कितना सारा डिपार्टमेंट होता है? इसमें 3 डिपार्टमेंट होते हैं, ठीक। एक डेक डिपार्टमेंट होता है, इंजन डिपार्टमेंट होता है, गैली डिपार्टमेंट। गैली यानी कि इंडियन नेवी और आपका मर्चेंट नेवी में डिफरेंस क्या है? तो जो हाईएस्ट सैलरी ये कंपनी टू कंपनी डिफर कर सकती है, ठीक है। जो मैंने जहाँ तक सुना है, कैप्टन की सैलरी $15,000 तक मैक्स जाती है, $15,000 से $16,000 पर मंथ। आजकल पैंट, गुची, पराडा, ये सब सारी चीज़ें आती है शिप से, या फिर कोई स्पोर्ट्स बाइक आ रही है बाहर से, वो कहाँ से आते हैं? शिप से ही आती है। और लड़कियों के लिए तो स्पेशली ये चीज़ अपॉर्चुनिटी इनको ग्रैब करनी चाहिए, क्योंकि इनके लिए अलग से सीट रिजर्व किया है। लेते हैं कि प्राइवेट कंपनी के कोई जहाज पे अटैक कर देगा, तो उस सिचुएशन में क्या होता है? इंटरनेट कंपनी प्रोवाइड करती है, लेकिन इतना भी ज़्यादा नहीं कि आप इंस्टाग्राम दिन भर। मतलब क्या शिप पे कोई ड्रिंक्स वगैरह है, मतलब करते हैं? ड्रिंक्स वगैरह पहले, आज से मैं 10 साल पहले शिप पे अगर तुम जा रहे हो तो ये तुम सोच लो कि तुम्हें चैन की नींद मिलने वाली है। जो मेरी ड्यूटी थी 6 on 6 थी, 6 घंटा काम, 6 घंटा रेस्ट, 6 घंटा काम, 6 घंटा रेस्ट। NRI अकाउंट कंपनी खुद बना के देती है। NRI अकाउंट है तो ऑफकोर्स टैक्स फ्री रहेगा। हाँ, कुछ इंडियन वेसल होती हैं। अगर आप इंडियन वेसल इसमें जाने के लिए IMU एग्जाम होता है, इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी का, ठीक है। तो मेन इसमें जो कॉलेजेस हैं, IMU कोलकाता, IMU मुंबई और IMU चेन्नई, ये बहुत अच्छे हैं। और भी बाकी हैं, IMU कोची वगैरह। और क्या परसेंटेज इसका कम है? हाँ, सपोज वो लोग को अगर मर्चेंट नेवी में जाना है, बिलो 60% है, हाँ, तो वो लोगों के लिए क्या क्राइटेरिया? ये दुनिया ही अलग है। मर्चेंट नेवी की दुनिया अलग है एज कम्पेयर टू लैंड वाले जॉब से। ये आप क्या AI क्या रिप्लेस कर सकता है भैया? मतलब कि शिप का जो फूड होता है, खाना जो होता है, आप अगर शिप का खाना एक बार खा लोगे तो जमीन का कहीं खाना पसंद नहीं आएगा। इस पे भाई रुस्तम देखा है ना, तेरी बीवी ऐसे भाग जाएगी, ऐसी वाली बातें होती है। तो ऐसा कुछ नहीं है। आप जैसे मैंने क्या बोला कि आपको इस फील्ड में आने के लिए मेंटल हेल्थ बहुत जरूरत है। अगर 6 महीना के लिए आप अगर दूर हो अपनी वाइफ से, अगर गर्लफ्रेंड से, तो अगर लॉयल्टी नहीं है तो मतलब। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब फैमिली। तो अभी मेरे साथ में जो गेस्ट बैठे हुए हैं, जो कि मेरे भाई भी अपने हैं, और ये मर्चेंट नेवी का इनको बहुत ही ज़्यादा नॉलेज है, और इनसे पूछेंगे और ये खुद ही अपना इंट्रोडक्शन देंगे। सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन दे दे भैया कि आप क्या क्या कर रहे हैं और क्या क्या कौन कौन से शिप में काम किए हैं। मैं खुद इस फील्ड से रह चुका हूँ। मैंने जो कोर्स किया है इस फील्ड में, बहुत अलग अलग टाइप के कोर्सेस होते हैं। जैसे जो मैंने कोर्स किया है वो बीटेक मरीन इंजीनियरिंग करा है, जो 4 साल का होता है। फिर एज ए मैं ट्रेनिंग इंजीनियर गया शिप पे, मैंने 9 महीने का कॉन्ट्रैक्ट करा। फिर उसके बाद इसमें प्रमोशन के लिए, जैसे बाकी जॉब में क्या होता है कि आप काम कर रहे हो, आपको प्रमोशन मिल रहा है, इसमें ऐसा नहीं होता है। आपने इसमें ट्रेनिंग करा, फिर आपको प्रमोशन चाहिए तो इसमें फिर एग्जाम क्लियर करना होता है। तो अभी मैं जस्ट एग्जाम क्लियर किया, और जो मेरी पहली फर्स्ट शिप थी वो ऑयल प्रोडक्ट टैंकर थी, जो मोस्टली ऑयल एक कंट्री से दूसरे कंट्री लेके जाती थी। तो भैया मेरा ये क्वेश्चन है कि देखिए बहुत ऐसे अभी न्यू सब जो मतलब यंग जनरेशन सब है, जो कि उन लोगों को कुछ पता ही नहीं कि मर्चेंट नेवी में जाया कैसे जाता है। तो उन लोगों के लिए आप क्या बोलेंगे कि कैसे वो लोग जा सकते हैं? क्योंकि फर्स्ट ये सब का भी एक स्टेप रहता है ना। हाँ, यंग जनरेशन की सबसे पहली दिक्कत मेरे हिसाब से ये है कि लोग इंस्टा देख करके इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। आजकल तो इंस्टाग्राम पे है कि कुछ भी लोग देख रहे हैं, इन्फ्लुएंस हो जा रहे हैं। तो लोग वीडियो देखते हैं कि अरे भाई मर्चेंट नेवी ऐसा है, वहाँ फोटो शूट होगा, पानी होगा, ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ पे आपको कोई कंपनी पैसा दे रही है तो काम भी बहुत होता है। लोग सोचते हैं कि इसमें जाएंगे घूमने को मिलेगा, पैसा है। हाँ, ऑफकोर्स घूमने को भी मिलेगा, पैसा है, लेकिन वो एक सेकेंड प्रायोरिटी हो जाती है। जो पहला प्रायोरिटी होता है वो काम होता है। तो सबसे पहली बात ये है कि लोगों के मन से निकालना, ये जो यंगस्टर है उनके लिए मैं बोल रहा हूँ कि उनके मन से ये निकालना है सबसे पहले कि इसमें बहुत पैसा है और बहुत ज़्यादा घूमना है, ऐसा कुछ भी नहीं। जो मोस्टली आपका जो शिप पे जॉब होता है वो आपके जो आप सोच रहे हो उससे बिल्कुल डिफरेंट होता है। ओ मतलब कि ये नहीं कि आपको देख करके आना है, दूसरे को देख करके। आपका अंदर से अगर कुछ है, अगर बनना है तो वो अगर वो अलग चीज है। अगर आप कोई भी फील्ड में जा रहे हो तो सबसे पहली बात उस पर रिसर्च करो, ठीक है। आप किसी कंटेंट पे मत जाओ। आप कंटेंट तो चलो ठीक है, हम भी बना रहे हैं कंटेंट, आप इसको देखे फिर आप खुद रिसर्च मार रहे हो। आप जैसे क्या होता है ना, इस फील्ड में अलग अलग डिपार्टमेंट होती है। आपका किस डिपार्टमेंट में ज्यादा इन्वॉल्वमेंट, आप किस डिपार्टमेंट में आप ज्यादा अच्छे कर सकते हो, तो वो मुद्दा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये चीज मैं आज के इन्वेस्टर को कहना चाहूँगा। और एक चीज ये भी है कि भैया कि मतलब अभी क्या हो रहा है आपके पास में, जैसे कि आपने बताया कि थोड़ा देर पहले कि आप पहले भी शिप में कहीं पे काम किए हो, तो आप अपना कुछ एक्सपीरियंस शेयर करो कि मतलब कैसा था। क्योंकि हम लोगों को जानने में बहुत इंटरेस्ट रहता है कि ये समुद्र में पूरा बीच में रहना है। और ये देखो ऐसा मतलब ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ पे शिप पे क्या होता है ना, हमारा एक पर्सनल रूम भी होता है, हमारी पर्सनल वॉशरूम होती है। ये
ये ऑफिसर लोगों के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं एज अ बीटेक मरीन इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, ये 4 साल वाला कोर्स होता है। तो हम जो शिप पे जाते हैं एज अ ऑफिसर रैंक जाते हैं, ठीक। तो मैं जो अभी शिप पे था एज अ जूनियर इंजीनियर गया था, ठीक है। अब शिप पे ऐसा क्या होता है कि आपने शिप पे जैसे आप फ्लाइट लेके गए, आप शिप पे पहुंचे कि आपको रेस्ट करने को मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं। आपने शिप पे बैग रखा और आपका काम उसी टाइम, आप रात के 2 बजे पहुंचे हो, बैग रखो, अपना ड्रेस पहनो और ड्यूटी पे आपको जाना पड़ेगा। आपको ड्यूटी समझाई जाएगी ऐसा नहीं है, लेकिन आपने जो पढ़ाई करी है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो आपके दिमाग में रहना चाहिए, क्योंकि आपको कोई चीज़ सिखा तभी सकता है जब आपको थोड़ा पहले से नॉलेज हो। इसलिए थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल नॉलेज दोनों इंपॉर्टेंट है। आपको वहाँ पे कितने महीने के लिए थे भाई आप शिप पे? 9 महीने के लिए। तो 9 महीना तक तो मतलब क्या क्या चीज, मतलब कि आप तो वहाँ पे मतलब घर से भी दूर, मतलब सिर्फ पानी में मिस तो करते होंगे सब? नहीं, अभी जैसे फर्स्ट दिन गया तो क्या काम होगा नहीं होगा इतनी, क्योंकि मैं मोस्टली इंजन साइड से हूँ, तो इतनी बड़ी बड़ी मशीनरी, तो मैं थोड़ा पहले पैनिक सा था कि अरे क्या करेंगे नहीं करेंगे। फिर शिप पे गया, फिर जैसे पहुंचा, फिर मुझे जो अब इंजन साइड क्या होता है, इंजीनियर की रैंक होती है, तो एक थर्ड इंजीनियर मुझे बोला है भाई जो नया बंदा आया, नया कैडेट आया, इंजन साइड जो ऑफिसर होते हैं, जो जूनियर ऑफिसर होते हैं, उसको इंजन कैडेट कहते हैं, ठीक है। तो बोले इंजन कैडेट जो नया आया है उसको बुलाओ। फिर उसने कुछ सवाल पूछे, क्या जानते हो नहीं जानते हो, फिर एक मशीनरी के पास भेज दिया कि उसमें ऑब्जर्वेशन करके आओ क्या चल रहा है मशीनरी में। फिर अभी क्या होता है कि शिप पे ऐसा है ना कि अगर काम नहीं है, मोस्टली सारी चीज मशीनरी ऑटोमेटिक होती है, ठीक है। आपको नॉलेज होना चाहिए कौन सा सेंसर कैसे काम करता है, कहाँ पे माल फंक्शन हो रहा है। अगर काम नहीं है तो आप आराम से सेंसर को ऑब्जर्व करके, कि हर चीज तो देखना जरूरी है। अब कोई मशीन चल रही है, ऑफकोर्स ये आपकी बाइक है खुद की, तो अगर कुछ भी प्रॉब्लम होगा, आप खुद चला रहे हो तो पता होना चाहिए आगे अब इसका इंजन ऑयल चेंज करना है, या फिर आप इसका मतलब आपको एक एक चीज पे ध्यान रखना पड़ता है, ध्यान देना पड़ता है। अगर बाय द चांस कभी मशीनरी में फॉल्ट हो जाती है, जैसे कि आपकी बाइक में भी कभी अगर क्लच प्लेट टूट जाता है, तो वहाँ बाइक आप तो मैकेनिक के पास लेके जाते हो, आप पूरी बाइक ओवरऑल करते हो, कितना टाइम लग जाता है। तो सेम चीज शिप पे तो इंजन, बाइक के पिस्टन जो होते हैं इतनी छोटी होती है, शिप के पिस्टन मतलब एक एक रूम इतनी बड़ी बड़ी होती है, तो उसमें टाइम काफी जाता है। आपको हो सकता है कि 48 घंटे 72 घंटे भी कंटिन्यू जगना पड़े, ऐसा हो सकता है। तो ये मतलब नॉन स्टॉप आपको नॉन स्टॉप। और एक इशू और होती है जो नए नए बंदे, मतलब टाइम पास के लिए भी वहाँ पे कैसे टाइम पास के लिए कुछ तो होता होगा ना कि क्या करें नहीं, जैसे आपने बोला 22 आवर 24 आवर 72 आवर्स तक भी काम करना है। तो काम इतना देर करने के बाद, मतलब काम इतना देर करने के बाद मुझे नहीं लगता टाइम पास किसी को जरूरत पड़ती होगी। टाइम पास का वो नहीं भाई, एंटरटेनमेंट के लिए भी तो कुछ चीजें होना चाहिए। एंटरटेनमेंट के लिए होता है, जैसे हम लोग शिपिंग टर्म में कहते हैं, क्योंकि किसी का इंस्टाग्राम देखते हो वो तो इतना दिखाता है ये कंट्री जा रहे हैं, वो कंट्री घूम रहे हैं। वो बात सही है, बिल्कुल अलग अलग कंट्री शिप जाते हैं। और मैं मोस्टली कोरोना के टाइम में गया था, तो मुझे उतना सोर लीव नहीं मिला, जैसे हम लोग मतलब शिपिंग टर्म में सोर लीव आप कोरोना के टाइम में, कोविड के टाइम में मतलब शिप में था, तब तो आप लोगों के लिए एडवांटेज था, आप लोगों का सैलरी भी मतलब कॉन्ट्रैक्ट, मतलब ये भी होता होगा ना कि जैसे मान ले कोविड आया भैया, ठीक है ना, अब जैसे किसी का छुट्टी होने वाला है, अब उस समय कोविड आ गया। हाँ नहीं, तो वो सुनने में अच्छा लगता है कि कोविड आ गया, आप शिप पे ज्यादा दिन रहोगे, सैलरी मिलेगी, लेकिन वहाँ पे क्या होता है ना, मोस्टली हम घर से काफ़ी ज़्यादा दूर रहते हैं। अब शिप पे क्या था, कोविड में कोई कंट्री अलाउ नहीं कर रही थी, हम एनकरेज एरिया पे खड़े। एनकरेज एरिया क्या होता है शिप का, वो जगह जहाँ पे वेटिंग एरिया, जैसे आप प्लेट स्टेशन पे आने से पहले ट्रेन ऑटर में रुकती है, जैसे टर्म में कहते हैं ऑटर में रुकिए, तो उसी तरह शिप भी ऑटर में रुकती है, जहाँ पे हम एंकर डाल के वेट करते हैं अपने नंबर का, ठीक है। तो उसी जगह रुके में सुबह शाम वही सनसेट वही सनराइज देख देख के बोल रहे, एक मेंटल स्ट्रेस भी होता है। अब सैलरी आ रही, डर नहीं भैया, मतलब रात में डर तो लगा, मतलब समुद्र के किनारे वेव आ रही है ना वैसा कुछ नहीं होता है। हाँ, ज्यादा वेव होती तो शिप आपकी जरूर ज्यादा हिलती है, जिसको हम लोग शिपिंग टर्म में रोलिंग पिचिंग कहते हैं। और हाँ, जो नए जाते हैं उनको एक दिक्कत ये होती है, जब शिप हिलती है तो काफी ज्यादा वॉमिटिंग आती है। तो मुझे भी कंटिन्यू 4 से 5 दिन आया, लेकिन फिर उसके बाद क्या हो गया, यूज्ड टू हो जाता है कोई भी चीज के लिए, तो वो फिर यूज्ड टू हो गया। तो ये चीज है कि नए वाले जो बंदे जा रहे हैं शिप पे, तो उसको काफी ज्यादा वहाँ पे वॉमिटिंग ये चीज सी सिकनेस फेस करना पड़ सकता है। ऐसा भी तो होता होगा ना, बहुत लोग बाइक आउट कर देगा। हाँ, बहुत लोगों से ये मन में ये चीज बना के जाते हैं कि अरे वहाँ तो घूमना है, वहाँ काम क्या ही होगा, अलग अलग कंट्री घूमेंगे, सनसेट सनराइज की स्टोरी डालेंगे। ऐसा कुछ नहीं होता है। वहाँ पे जाके जो रियलिटी चेक होता है ना, फिर उसके बाद काफी लोग अरे ये काम तो मैं कर ही नहीं सकता। तो वो चीज को लेकर के बहुत लोग यहाँ पे इसमें भैया हमको ये जाना कि कितना सारा डिपार्टमेंट होता है इसमें
तीन डिपार्टमेंट होते हैं, ठीक। एक डेक डिपार्टमेंट होता है, इंजन डिपार्टमेंट होता है, गैली डिपार्टमेंट। गैली डिपार्टमेंट हम उसको कहते हैं जो खाना बनाता है। डेक साइड जो मोस्टली नेविगेशन और शिप पे जो कार्गो लोड या अनलोड होने वाला चीज है वो करते हैं। और इंजन डिपार्टमेंट जो मशीनरी से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं वो सारे हैंडल करते हैं। ये तीन डिपार्टमेंट होती है। अभी जैसे कि क्या होता है 9 मंथ के लिए एकदम पानी में ही रहना है, सपोज दैट इतने दिन के लिए, तो लॉन्ग जर्नी में खाना वाना का मतलब फूड वगैरह तो मतलब कैसे स्टोर इतना दिन का? हमारे शिप पे जैसे घर पे सबके रूम में रेफ्रिजरेटर तो होते ही है, रेफ्रिजरेटर होते ही है, तो जिसमें हम खाना रखते हैं। तो उसी तरह हमारे शिप पे भी एक रेफ्रिजरेशन सिस्टम होता है। एक रूम के मतलब ये रूम के इतना बड़ा होता है, जैसे नॉर्मल रूम जितने बड़ा होता है उससे भी बड़ा होता है, ठीक है। तो उसमें क्या करते हैं, एक वेज रूम होता है, एक मीट रूम होता है, जिसमें नॉनवेज अगर रखा हुआ हो तो -10 डिग्री पे रखा जाता है। अगर वो साग सब्जी या वो सब है तो वो +10 डिग्री पे रखा होता है। तो भैया वो खराब ही नहीं होगा? नहीं, खराब ही नहीं होता। और ऐसा नहीं है कि क्योंकि कोई भी कंट्री जा रहे हैं तो मोस्ट प्रोबेबली ज्यादा से ज्यादा 25 दिन, अगर बहुत लंबा भी जा रहे हैं तो उससे ज्यादा लंबा क्या 25-30 दिन कंटिन्यू सेलिंग कर रहे हैं। तो क्या होता है, हर 20 दिन पे हमें नया प्रोविजन मिल जाता है जो खाने पीने का सामान है। और कंपनी सिर्फ खाने पीने के साथ साथ वहाँ के क्रू के लिए अलग से जूस वगैरह या फिर अलग से कोक, बिस्किट, ये सारे स्नैक्स भी प्रोवाइड करवाती है। वो सब में बढ़ अभी जैसे कि मान लेते हैं आप बोला 20-25 दिन के लिए कहीं पे भी बार कहीं पे पोर्ट पे रुकना पड़ता है? नहीं, 20-25 दिन के लिए पोर्ट पे कंटिन्यू शिप चलते रहती है। तो ये बोले कहीं पे अगर आप रुके तो आप वहाँ पे क्या बाहर जाके घूम फिर सकते हो? वहाँ पे बाहर वो कंपनी की पॉलिसी पे डिपेंड करता है कि कंपनी आपको जाने दे रही है। आप जैसे पोर्ट पे रुकी तो आप पोर्ट पे जा सकते हैं। वहाँ पे सीमेंट क्लब वगैरह होते हैं, वहाँ पे आप कुछ भी अपना सामान, जैकेट वगैरह, अगर कंट्री में बाहर आपको जाना है, पोर्ट से बाहर उस जगह को एक्सप्लोर करना है तो वो कंपनी की पॉलिसी के अंदर होना चाहिए। कुछ कंपनियां देती हैं, कुछ कंपनियां, कोविड के बाद से ये चीज़ें थोड़ी सी लिमिटेड सी रह गई हैं। अभी भी जो रिस्ट्रिक्शन कोविड में लगा था वो रिस्ट्रिक्शन अभी तक कंपनियां फॉलो कर रही हैं और अभी वो चीज़ थोड़ा कम हो गया। सोर लीव ढंग से नहीं मिल रही, कंपनियां दे नहीं रही है। तो ये बात है कि लोग अभी जो जा रहे हैं ये सोच के जा रहे हैं कि बहुत घूमने को मिलेगा। तो मेरा पिछला कॉन्ट्रैक्ट 8 महीना मेरा सिर्फ शिप पे निकला। हाँ, शिप पोर्ट पे रुकती थी तो पोर्ट पे जाता था। पोर्ट पे जो भी जगह था खाने पीने का, होटल वगैरह पोर्ट पे जो बना रखा था या सीमेंट क्लब बना रखा था, वहाँ हम जाते थे, थोड़ा एंजॉय करते थे, आते थे। लेकिन अब वो भी बंद हो गया। नहीं, वो चीज़ तो कंटिन्यू रहेगी, बाहर कंट्री में जाना, क्योंकि उनके लिए वो। इसके लिए भैया आप लोगों का क्या वीजा, मतलब जैसे हम लोग कहीं जाते हैं तो वीजा लगता है, तो आप लोगों का भी तो होता है? नहीं, जैसे आप शिप पे जाने के लिए ना एक कॉमन वीजा लगता है, क्योंकि हम तो अलग अलग कंट्री में जाएंगे। आप कोई जैसे आप सिर्फ दुबई जा रहे हो तो दुबई वाली वीजा होती है, या तो फिर जो यूएस जा रहा है यूएस वीजा होती है। लेकिन हम सी फेयर है, हम मर्चेंट नेवी है, तो हम कौन सी कंट्री में किस दिन रहेंगे या हमारा किस कंपनी कौन से कंट्री से ट्रेड कर रहा है हमें नहीं पता होता है। हमें तो बस इन्फॉर्म कर दिया जाता है कि यहाँ से ट्रेड लेना है, यहाँ से कार्गो लेनी है, हम चले जाते हैं। तो हमारे लिए कॉमन वीजा लगाया जाता है, वो कंपनी खुद लगा के देती है। एक C1D वीजा होती है जो जिसे हम यूएस वीजा कहते हैं, वो सारे कंट्री के लिए एप्लीकेबल होती है। और दूसरा स्नेगन वीजा होती है जो यूएस में मोस्टली, ये जो यूएस वीजा है, यूएस में जो शिप जा रही होती है उसके लिए यूएस वीजा लगता है। वरना अगर तुम्हारी शिप यूएस वीजा नहीं जा रही है तो स्नेगन वीजा से भी सारे कंट्री में काम चल जाता है। तो वो अब जैसे कहीं सोर लीव जाना है, बाहर जाना है, तो वो जो कैप्टन है कंपनी कॉल करता है कि बंदे को सोर लीव चाहिए, तो वो उस हिसाब से वो एक कूपन तैयार करते हैं जो वहाँ के ऑफिसर्स, जो पुलिस वेरिफिकेशन होंगी, तो वो आप शो करके ये बता सकते हो कि आप नेवी वाले हो, एक नॉर्मल ट्रैवलिंग के लिए आप वापस से शिप पे ही जाओगे, तो वो चीज़ वेरीफाई हो, मतलब वो टेम्पोररी टाइप का मतलब आपको बना दिया जाता है ना। तो मतलब सही है। और जैसे ये भी जानना है कि भैया इसमें हाईएस्ट पैकेज क्या जाता है? नहीं, मतलब इसमें कुछ पैकेज नहीं होता है, मतलब सैलरी कुछ तो मंथली कुछ तो, क्योंकि ये बहुत लोग बोलते हैं, मोस्टली लोग पूछ के परेशान कर दिया कि पैकेज। मैंने बोला भाई हमारी गवर्नमेंट जॉब नहीं है या फिर हम या कॉर्पोरेट सेक्टर में नहीं। और मुझे ये भी क्वेश्चन है कि इंडियन नेवी और आपका मर्चेंट नेवी में डिफरेंस क्या है? हाँ, तो सबसे पहले आपने सैलरी की बात करी, पैकेज की बात करी, तो वो पहले सारे क्लियर कर देता हूँ। काफ़ी मुझे घर वाले भी या फिर जो रिश्तेदार वो भी पूछ के पैकेज परेशान करते हैं। पैकेज इसमें कुछ नहीं होता, एक तो कंपनी टू कंपनी डिफरेंशिएट होता है सैलरी, ऊपर से आपका किस रैंक पे हो, ठीक है, वो डिपेंड करता है। अब मैं जो हाईएस्ट सैलरी की बात करें, जो कैप्टन होता है एक बड़ी कंपनी तो अब बहुत सारी है, ठीक है, तो अब मैं मेन कैप्टन ही होता है ना। हाँ, जो मेन कैप्टन है कंपनी, अगर कुछ भी जहाज पे हो रहा है तो इंजन साइड चीफ इंजीनियर होता है, डेक साइड कैप्टन होता है। दोनों सेम लेवल पे होते हैं, लेकिन कैप्टन एक
ऊपर रेपुटेशन उनका हो जाता है, क्योंकि जो भी इंफॉर्मेशन कंपनी प्रोवाइड करती है या फिर शिप से जाती है वो कैप्टन ही करता है, मेन कैप्टन ही होता है, ठीक। तो जो हाईएस्ट सैलरी ये कंपनी टू कंपनी डिफर कर सकती है, ठीक है। जो मैंने जहां तक सुना है कैप्टन की सैलरी $15,000 तक मैक्स जाती है, $15,000 से $16,000 पर मंथ। इंडियन में INR में कितना हो गया? 8-9 लाख 8-9 लाख रुपीस पर उससे भी ज्यादा हो सकता है, मैं कैलकुलेट हाँ मैं 12 to 13 लाख रुपीस पर मंथ। हाँ पर मंथ। और चीफ इंजीनियर की 14, मतलब उससे $1,000 या $500 ही कम होता है, तो 14,000 चीफ इंजीनियर सैलरी तो अच्छा है, सैलरी अच्छा है, लेकिन यहाँ तक पहुँचने के लिए काफी मेहनत चाहिए होती है लोगों को। अब जो लोग आते हैं ना कि अगल बगल देख करके अरे बहुत पैसा है, तो लोग इनको देख के आते हैं, और यहाँ तक पहुँचने में एक बंदे को 10 से 12 साल लगता है। अगर इस फील्ड में आप दे सकते मतलब हो, आप जो बता रहे हो तो रियलिटी बता रहे हो। रियलिटी। और जो इस वहां तक पहुंचना है तो आपको इस फील्ड में पेशेंटली आपको 10 से 12 साल आराम से देना पड़ेगा, तभी आप वो सैलरी अचीव कर पाओगे, वरना फिर टफ है। क्योंकि बहुत लोग बैकआउट कर जाते हैं क्योंकि काम इतना टफ होता है। ऑफकोर्स सी बात है, आप लोएस्ट रैंक पे हो तो हर जो ऊपर आपके ऑफिसर है आप पे प्रेशर डालेगा, ठीक है। आप भले एक टाइम पे कैप्टन बन जाओगे, आप खुद एक बार कैप्टन बनोगे, कैप्टन भी वैसे ही बना होता है, सबसे डांट सुन के, सबके प्रेशर झेल के वो काम करके वहां तक बना होता है। हम सुने कहीं पे कि कैप्टन को मतलब क्या बोलते हैं, बुढ़ा कुछ, क्या मतलब वो सबसे होता है ना, उसको कुछ एक वर्ड था, मैं कहीं पे सुन रहा था, बड़ा साहब, पता नहीं सर, नहीं पता नहीं। जैसे हिंदी वाले ऐसे वहाँ पे जो ऑनबोर्ड जो लैंग्वेज है कम्युनिकेशन का वो इंग्लिश ही है, ठीक है, मोस्टली इंग्लिश ही है, क्योंकि सारे अलग अलग कंट्री से आते हैं, सबकी लैंग्वेज अलग होती है, तो एक कॉमन लैंग्वेज बना दिया गया इंग्लिश। तो हिंदी के टर्म में हम लोग, जैसे मैं जिस रैंक पे हूँ तो मुझे 4th इंजीनियर है तो मुझे 4 साहब बोलेंगे, या फिर 3rd इंजीनियर है तो किंग साहब, या फिर चीफ इंजीनियर जो सबसे बड़ा है वो बड़ा साहब कहते हैं, ऐसे, ठीक है। तो ऐसे सारे टर्म यूज होते हैं। हाँ, अगर वहाँ पे इंडियन है तब, अगर मोस्टली अगर फॉरेनर है तो वहाँ पे जो रैंक है उसे वहाँ पे नाम पे किसी को नहीं बुलाते, रैंक से ही बुलाते हैं कि 4th को बुलाओ, 3rd को बुलाओ, या फिर चीफ को बुलाओ, ऐसा होता है। वहाँ नाम के नहीं, रैंक के हिसाब से बुलाते हैं। और नहीं, मेरा अब सेकंड क्वेश्चन था कि इंडियन नेवी वर्सेस, मतलब क्या बोलते हैं डिफरेंस? हाँ, इंडियन नेवी और मर्चेंट नेवी में क्या फर्क है? इंडियन नेवी सबको पता है, क्योंकि ये चीज जानना कि बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत लोगों को पता ही नहीं है। हाँ। वो जो ड्रेस पहन करके आते हैं उन लोगों को लगता है कि ये इंडियन नेवी में। नहीं, ऐसे पता तो है, लेकिन अब थोड़े छोटे शहर की तरफ, हाँ, छोटे शहर की तरफ आए तो मोस्टली लोग डॉक्टरिंग, इंजीनियरिंग ये सब में अटके पड़े हैं। मतलब वो जो पुराने मॉडरेट सोच, अभी जो पुराने सोच है अभी मॉडरेट हो गया, तो लोगों को धीरे धीरे पता चलना चालू हो गया है सोशल मीडिया के थ्रू थोड़ा मोड़ा। तो अभी ये डिफरेंस दोनों के बीच ज्यादा खास नहीं है, ठीक है। अब मर्चेंट और डिफेंस, अभी आपने क्या बोला, मर्चेंट नेवी और इंडियन नेवी में क्या फर्क है? अब इंडियन नेवी मोस्टली किस लिए होता है? अब जैसे वो मोस्टली डिफेंस के लिए यूज होता है, ठीक है। हमारा जो वाटर बॉडीज है, जो हम जहाँ तक हमारा वाटर बॉडीज है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, उसके अंदर कोई भी बाहर चीज नहीं आनी चाहिए। लेकिन मर्चेंट नेवी हम ट्रेडिंग के लिए यूज करते हैं, ठीक है। अब आपका जो कपड़ा जो आ रहा है, या फिर जो आप जो आजकल पैंट, गुची, प्राडा, ये सब सारे चीजें आते हैं शिप से, या फिर कोई स्पोर्ट्स बाइक आ रही है बाहर से, वो कहाँ से आते हैं? शिप से ही आती है। इवन कि आप देसी भाषा में लोग बोलते हैं अरे ये तो बाहर का आम है, विदेशी आम है, तो वो विदेशी आम आता कैसे? वो सब शिप से ही आते हैं। तो ये 90% 95% जो ट्रेड होता है ना पूरे वर्ल्ड में, वो शिप के माध्यम से ही होता है। 95%। हाँ, और 95%। ये जो मतलब फ्लाइट वगैरह से जो आती है, नहीं, इससे उतना नहीं होता है। ये तो इमरजेंसी के लिए यूज किया जाता है कि कोई चीज है पहुंचानी है, जैसे अभी कोरोना के टाइम में वैक्सीन वगैरह आप कह सकते हो, वो इमरजेंसी था। लेकिन जो ट्रेड आपका इवन के स्टील हो गया, या फिर आप जो लैपटॉप या आईफोन यूज करते हो, वो कैसे आता है? उड़ के नहीं आता, सारे शिपिंग के माध्यम से ही आती है। तो ये जितना भी आप सामान यूज कर रहे हो, जितने भी फॉरेन वाली चीजें यूज कर रहे हो, ये सारे शिप से ही आती है। मतलब कि शिप से ही सारा सब। तो अभी जो कोरोना के टाइम पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमिक डिस्टर्ब हुई थी, एक तो सिंपल वायरस है, दूसरा कि पूरे वर्ल्ड की 80 से 90% ट्रेड स्टॉप हो गई थी। तो और मेरा ये क्वेश्चन है भैया कि मतलब मोस्टली हम देखें लड़के लोगों को ही मर्चेंट नेवी में जो जाते हुए इस फील्ड के कैटेगरी में, लड़की लोगों को बहुत कम देखा, ऐसा क्यों भाई? नहीं, अभी मतलब जो मोस्टली ये जो कॉलेज है मेट्रो सिटी में ही है, कोलकाता हो गया, पुणे, मुंबई, चेन्नई, ठीक है।
तो अब क्या है ना, मोस्टली क्रू लेवल पे लड़कियां नहीं जाती है। क्रू जो सबसे लोएस्ट रैंक होते हैं जो जहाज पे, उस पे उसकी भी कोर्स अलग होती है। लेकिन ऑफिसर रैंक पे, अभी खुद मैं अपने कॉलेज की बात कर लूँ, मैं महाराष्ट्र एकेडमी ऑफ नेवल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग पुणे से पढ़ा हूँ। तो वहाँ पे मेरे बैच में 40 लड़के थे। और लड़कियों के लिए तो स्पेशली ये चीज़ अपॉर्चुनिटी इनको ग्रैब करनी चाहिए, क्योंकि इनके लिए अलग से सीट रिजर्व किया गया है इनके लिए, ठीक है। इसमें लड़कियां इजीली, जैसे एज कम्पेयर टू लड़के, इंटरव्यू उनका टफ होता है थोड़ा, लेकिन लड़कियों के मामले में ऐसा नहीं है। उनको इजीली, ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि उनसे इंटरव्यू में क्वेश्चन ही नहीं पूछा जाता है, मतलब एज कम्पेयर टू उनको थोड़ा प्रेफरेंस देने के लिए उनको सेलेक्ट इजीली और आए। जो बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे मक्स हो गई, एमएससी हो गई, एनवाईके हो गई, या फिर मोल हो गई, ये सब शिपिंग कंपनी, आप सर्च मारोगे तो पता चल जाएगा। ये सारे लड़कियां ले रही हैं और लड़कियां काम भी कर रही है, अच्छे से कर रही है। ऑफिसर रैंक पे, जूनियर ऑफिसर रैंक पे जाती हैं। डेक साइड भी होता है ऑफिसर रैंक, और इंजन साइड भी होता है। अभी जैसे कि भैया क्या होता है कि मतलब कि समुद्र में जहाज जैसे सपोज दैट चल रहा है, अटैक वगैरह भी तो होता है। तो अगर मान लेते हैं कि प्राइवेट कंपनी के कोई जहाज पे अटैक कर देगा, तो उस सिचुएशन में क्या होता है भैया? ऐसा कुछ होता होगा? अरे ऐसा नहीं, आप देखो क्या है ना, अभी कंपनियां सब है ना, आप जैसे अब ऐसा है कि उस वाटर बॉडी से क्रॉस ही करना है, मतलब उस एरिया से क्रॉस ही करना है, तुम्हें वो ट्रेड को पहुंचाने ऐसा हुआ तो है ना भैया? पहले हुआ ही है। अभी रिसेंटली आप काफी सारे न्यूज अगर देखते होगे तो आपने देखा होगा कि ये शिप अंडर आ गई, इतने क्रू इंडियन है, नेवी वाले गए उसे बचा। तो ये चीजें तो होती है। अब जैसे क्या होता है ना, शिप कुछ ट्रेड होती है जैसे सोमालिया या अफ्रीका वगैरह से जाती है, तो उधर मोस्टली ये होता है पैरेट अटैक वगैरह अभी भी, ठीक है। तो जो कंपनियां उधर से, जो कंपनियां उधर से शिप अपनी लेके जा रही है, तो एक स्पेशली सिक्योरिटी गार्ड प्रोवाइड करती हैं शिप पे। और हमें स्पेशली बचने के लिए है ना, क्या कहते हैं, शिप पे ही अंदर एक कैप्सूल बना होता है। अगर हो जाता है अटैक, अगर आप कुछ, क्योंकि वहाँ पे हमारे पास तो आर्म्स होते नहीं है, ठीक है, तो अगर हम अपने पर्सनल डॉक्यूमेंट लेके उसमें लॉक हो जाते हैं, ठीक है। और उसमें हमारे 30 दिन का खाना वगैरह होता है, ठीक है। तो वो इतने सेंटर में होता है और इतना मजबूती से बनाया जाता है कि वो सिर्फ इतनी बड़ी होती है, वो लोग पैरिस वगैरह में लोग ढूंढ भी नहीं पाते, ठीक है। और मोस्टली हमारे पास सिग्नल भी होता है, ठीक है, इमरजेंसी सिग्नल। जैसे ही अटैक हुआ और हम पहले ट्राई करते हैं कुछ ट्राई करके कि हाँ वो अटैक ना हो पाए। अगर हम अवॉइड नहीं कर पाते हैं तो सबसे पहली बात, वो जो डिस्ट्रेस सिग्नल है वो नियरेस्ट पोर्ट पे या फिर वो जितने भी डिफेंस अथॉरिटीज होती हैं, जो नियरेस्ट अथॉरिटीज होते हैं, वो डायरेक्ट पहुंच जाती है। और हम उसमें जा करके सिटाडेल, वो जो कैप्सूल का नाम उस टाइम याद नहीं आया था इसलिए मैंने कैप्सूल बोल दिया था, तो उसको शिपिंग टर्म में सिटाडेल कहते हैं, ठीक है। तो उस जगह पे हम घुस के रहते हैं जब तक हमारे लिए कोई हेल्प ना आ जाता हो, ठीक है। तो ये चीज होती है। और ये बोल रहे हेल्थ के लिए, जैसे कि मान लेते ऑन शिप पे बीच में अगर किसी का हेल्थ खराब हो गया, कुछ ऐसा कुछ हो गया, तो उस सिचुएशन में क्या किया जा सकता है? शिप पे है ना, एक्सीडेंट होने के 1000 तरीके हैं, ठीक है। तो ये जो आपकी जो सेफ्टी आपके खुद के हाथ में होती है, इसीलिए ना शिप पे जाने से पहले एक कोर्स होता है, ठीक है, STCW कोर्स, जिसमें आपको सेफ्टी से रिलेटेड, या शिप पे आग लग गई कैसे बुझाना है, या बंदा नॉर्मल ट्रीटमेंट, या फिर बंदा कुछ फ्रैक्चर हो गया हो, या क्योंकि भैया वो रस्सी सब जो रहता है, रस्सी वगैरह काफी मोटे, वही तो मैंने बोला ना कि एक्सीडेंट होने के 1000 तरीके हैं। तो सेफ्टी आपके खुद, इसलिए एक कोर्स करवाया जाता है STCW, जिसमें आपको अगर आग लग गई कैसे बुझाना है, या फिर कुछ ऐसे एरिया में जा रहे हो जहाँ बंद है, क्योंकि बंद रहते रहते भी गैस बन जाती है। लोग ऐसे, आपने न्यूज सुना होगा कि अंदर गए टैंक के अंदर और वो बंदा वहां पे गया और मर गया, क्योंकि अब पेंट होता है, हीट होती है, तो गैस एक फॉर्मेशन हो जाता है, जहरीली गैस। अब मैं उतना टेक्निकल नहीं जाऊंगा क्योंकि सबको भी समझना चाहिए ना फिर। तो वहां पे घुसते तो उस सेफ्टी के रिगार्डिंग ये सारे कोर्स होते हैं, ठीक है। और एज अ मेडिकल पर्पस आपको थोड़े बहुत इमरजेंसी ट्रीटमेंट भी बताया जाता है, जैसे CPR वगैरह, या फिर कुछ नॉर्मल फ्रैक्चर हो गया तो कैसे ट्रीटमेंट करना है, जब तक या नियरेस्ट पोर्ट पे ना पहुंच जाए, या फिर अगर कोई ज़्यादा इमरजेंसी है, ज़्यादा उसको हॉस्पिटल तुरंत भेजना है, जब तक आपके पास प्राइवेट चॉपर ना आ जाए। वो कंपनी प्रोवाइड करवाती है उस इमरजेंसी केस में, अगर आपका कुछ ज्यादा सीरियस इंजरी आ गया है तो, वरना नियरेस्ट पोर्ट तलक अंदर में भी तो आप लोग का फर्स्ट एड रूम ऐसा कुछ होता है? फर्स्ट एड रूम होता है, और शिप पे जो मेडिकल इंचार्ज, एक मेडिकल इंचार्ज होता है मोस्टली, वो काफी एक्सपीरियंस के बाद बनने के बाद, जो डेक डिपार्टमेंट में होते हैं, सेकंड ऑफिसर कहते हैं, वो मेडिकल इंचार्ज होता है। उनको दवाइयों के बारे में, नॉर्मली पेन किलर, अगर हार्ट अटैक आ गया तो कौन सा इंजेक्शन देना है, या फिर पेन हो रहा है तो कौन सा इंजेक्शन देना है, वो उनको पता होता है, ठीक है। इंटरनेट कंपनी प्रोवाइड करती है, लेकिन इतना भी ज्यादा नहीं कि आप इंस्टाग्राम दिन भर चला सको, ठीक है। एक अमाउंट में करती है, वो कंपनी टू कंपनी वेरी करती है। कोई कंपनी महीने का 1 GB करती है, कोई कंपनी
महीने का 400 MB करती है। समुद्र के बीच में क्या इंटरनेट? सैटेलाइट से डायरेक्ट वो होता है हमारा, ठीक है। हमारा एक उसको शिपिंग टर्म में क्या कहते हैं उतना नहीं पता, ये एक डिपार्टमेंट को पता होगा। वो डायरेक्ट सिग्नल, आप जैसे D2H है, ठीक है, कैसे सैटेलाइट से सिग्नल लेके आपकी टीवी पे शो करती है, तो सेम वैसा ही है। वो सैटेलाइट से सिग्नल लेके हम यूज करते हैं। अब उसमें मोस्टली लोग क्या करते हैं कि नेट ज़्यादा यूज ना, नो रूट एक ऐप आता है, उसमें सारे ऐप रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं, सिर्फ व्हाट्सएप चलाते हैं। व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल, ऑडियो कॉल करते हैं फैमिली वाले, और वहाँ पे उतना टाइम होता नहीं है, ड्यूटी सारे करते हैं। और थोड़ा अगर इंटरटेनमेंट के लिए आपने पहले पूछा था, वहाँ पे रेक रूम होता है शिपिंग टाइम में, कहे तो वहाँ पे आपका मतलब Xbox, प्ले स्टेशन वगैरह रहता है, गेमिंग के लिए टेबल टेनिस रहता है, 8 बॉल पूल रहता है। तो आप अगर आपका ड्यूटी टाइम कंप्लीट हो गया, ऐसा हो सकता है कि अपन दोनों सेम जहाज पे हैं, तो आपकी ड्यूटी टाइम अलग हो, मेरी ड्यूटी टाइम अलग हो, तो मेरे जिस टाइम हो तो आप फ्री ना हो, और आप जिस टाइम फ्री हो तो मैं ना हो, ठीक है। तो ऐसा होता है, तो जो फ्री होता है सब उसके साथ लोग मिल करके, अब जैसे पार्टी भी कभी कभी शिप पे होती है, ऐसा नहीं है, बारबेक्यू होता है, क्योंकि नॉनवेज ही मोस्टली शिप पे अलग अलग लोग कभी शौक से फिशिंग करते हैं, लेकिन वो तब होता है जब फिशिंग भी होती है। हाँ होता है, और वो तब होता है जब मोस्टली कोई काम नहीं होता है, हाँ इंजन ठीक से चल रहा है, लेकिन फिर भी सब पार्टी कर रहे होंगे, लेकिन फिर भी दो जगह तो एक एक बंदा चाहिए आपको, एक ब्रिज पे जो वॉच कंटिन्यू रखे, और दूसरा इंजन में, क्योंकि आपका जो शिप पे पावर आ रहा है वो जनरेटर से आ रहा है, तो आपका जनरेटर सही चलता रहे उसके लिए एक वॉच पे रखना पड़ता है। और मेरा मतलब आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन है भैया कि मतलब क्या शिप पे भी ड्रिंक्स वगैरह है, मतलब करते हैं ड्रिंक्स वगैरह? पहले, आज से मैं 10 साल पहले की बात करूं या 15 साल 20 साल पहले की बात, पहले नो अल्कोहल, पहले ये नो अल्कोहल पॉलिसी नहीं थी, लोग पीते थे। अब ऐसा नहीं है कि सारे शिप पे लेवल है, वो सीनियर पे डिपेंड है, आपके कैप्टन पे डिपेंड है, और कंपनी पॉलिसी पे डिपेंड है। तो वीकेंड पे जैसे प्रोविजन आता है खाना पीना, कोल्ड ड्रिंक्स आता है, उसी तरह वीकेंड पे सैटरडे संडे एक एक बियर मिलती है, और वो सारे कंपनी के लिए। बच्चों को कुछ ये गलत चीजें नहीं बतानी है, ठीक है, तो बच्चे लोग अरे बियर भी मिल रही है, तो ऐसा नहीं है, सारी कंपनी की पॉलिसी अलग अलग है। तो ऐसे मोस्टली जो अगर थोड़ा कि सिर्फ फिर की मेंटल हेल्थ को देखते हुए कि बंदा बाहर रहता है, तो एक कम अल्कोहल वाला सैटरडे संडे को एक एक बियर मिल जाता है, वो हर कंपनी में नहीं मिलता। भैया अगर आपसे पूछा जाए कि मतलब आपको क्या, मतलब अभी आप शिप से आए हो, तो आपके लाइफ में मतलब क्या चैलेंजेस आया और क्या चीज़ सीखने के लिए मिला, 3 चीज़ अगर बोला जाए? चैलेंजेस, ये फील्ड पूरा चैलेंज से ही भरा पड़ा है। अभी जैसे मैं जिस शिप पे गया था वो सिर्फ थोड़ी पुरानी थी, ठीक है, तो अब क्या हुआ कि मैं इंजन साइड हूँ ना, तो अब इंजन ओवरऑलिंग हो रहा है, कंटिन्यू कुछ ना कुछ खराब हो रहा है, ठीक है। मेरे मतलब शिप पे अगर तुम जा रहे हो तो ये तुम सोच लो कि तुम्हें चैन की नींद मिलने वाली है। जो मेरी ड्यूटी थी 6 on 6 थी, 6 घंटा काम, 6 घंटा रेस्ट, 6 घंटा काम, 6 घंटा रेस्ट, ठीक है। और किसी किसी की डे ड्यूटी भी होती है, सुबह 8 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक। अब ऐसा नहीं है कि जिसकी सुबह से 8 से 5 है, कोई मशीनरी में खराब होगी तो बंदा नहीं आएगा, उसे भी आना पड़ेगा। अब उसने 8 से 5 सोचा अब मैं जाके मस्त सोऊंगा, ऐसा नहीं है, उसे भी आना पड़ेगा। और 6 on 6 वाले बात यहाँ पे इंजन की है, ठीक है। तो एक तो ये है, ऊपर से आप घर, सबसे बड़ा चैलेंज है कि आप घर से दूर रह रहे हो, ठीक है। आपकी सोशल, इस फील्ड में ना आपकी सोशल लाइफ बिल्कुल खत्म हो जाती है, ठीक है। और एक एडवांटेज ये भी मानूंगा, जैसे आप कॉर्पोरेट फील्ड का ही ले लो थोड़ा, कि सुबह से शाम वीकेंड का वेट करते हैं, चलो उनके पास तो वीकेंड होता है, लेकिन वो लैंड पे रहते हैं, उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। इनके पास तो सोशल लाइफ रहता है। हमारा क्या, अगर हम आए कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट करके, तो हमारे पास जो 2 या 3 महीने जब भी शिप पे दोबारा जाए, तो हमारे पास पूरा वो खाली टाइम होता है। तो वो जो पैसे हम जो यूज कर सकते हैं, यहाँ पे एक्सप्लोर करो जितना कर सकते हो, घूमो। तो मोस्टली लोग यही करते हैं, कमा के आते हैं, शिप से अर्न करके आते हैं, और फिर काफी जगह एक्सप्लोर करते हैं। आप लोगों को तो भैया ये भी होता है टैक्स फ्री आप लोगों को? हाँ, आप जैसे टैक्स फ्री, ऑफकोर्स सही बात है। जो शिप फॉरेन जाते हैं उनका NRI अकाउंट कंपनी खुद बना के देती है। NRI अकाउंट है तो ऑफकोर्स टैक्स फ्री रहेगा। हाँ, कुछ कुछ इंडियन वेसल होती हैं, अगर आप इंडियन वेसल में जा रहे हो, जो इंडियन वाटर से बाहर नहीं जा रही, आई मीन टू से, जैसे आप कोलकाता से ले लो चेन्नई की, या चेन्नई से ले लो जो मोस्टली सी वाटर के आसपास बॉडीज है, जो लैंड है, ठीक है। तो उसमें आपका टैक्स तो कटेगा, क्योंकि आपको वो इंडियन रुपीज़ ही मिलती है उसमें। हाँ, जो फॉरेन गोइंग वेसल है उसमें टैक्स नहीं कटता है, तो ये एक एडवांटेज होता है। और भी बहुत सारे व्यूअर्स लोग का ये भी क्वेश्चन है कि मतलब कि जैसे छुट्टी आप लोगों को मिलती है, तो छुट्टी में भी क्या सैलरी आप लोग का ऑन गोइंग रहता है? जैसे 6 महीना का आप लोगों का कैसे कैसे शिफ्ट रहता है? 6 मंथ का जॉब, 6 मंथ का घर पे? हाँ, नहीं ऐसा नहीं है, ये बहुत लोगों का मिथ है, 6 मंथ का जॉब 6 मंथ घर पे, ऐसा नहीं है। पहले जब आप एज अ फर्स्ट जाओगे तो आप नॉर्मली ट्रेनी रहोगे, चाहे वो कोई भी रैंक पे जाओ, ठीक है। तो अभी जो नॉर्मल क्रू जाते हैं, ठीक है, वो 9 महीने के लिए जाते हैं, फिर उनके बाद उनका जो कॉन्ट्रैक्ट होता है 6। अब 9 महीने करके आए तो आपको
1 या 2 महीने बाद कंपनी वापस से कॉल करती है कि हाँ आप ज्वाइनिंग के लिए रेडी हो कि नहीं। जैसे मैं ऑफिसर हूँ, ऑफिसर लोगों के लिए 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है। अभी मेरा 6 महीना कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होगा, मैं घर आऊंगा, 1 महीने बाद कंपनी कॉल कर देगी कि आप रेडी हो कि नहीं। तो आपको आप पे डिपेंड करता है रेडनेस कब देनी है, ठीक है। मोस्टली 6 महीने करके लोग 2 महीने घर पे रहते हैं, फिर 6 महीने शिप पे, फिर ऐसे, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, पहले ये बहुत लोगों के मन में, जब भी मैं जिससे बात किया हूँ घर पे भी, अरे 6 महीने छुट्टी 6 महीना घर, ऐसा नहीं है। 6 महीने काम करके आप ज्यादा दिन घर में रहोगे तो फिर पैसे कहाँ से आएंगे, बात ये है ना। ये जानना है हमको कि घर पे जो लोग रहते हैं उसका क्या तो सैलरी उसकी नहीं मिलती है, लेकिन कुछ आजकल बहुत टॉप कंपनीज हैं जो आपको घर पे भी सैलरी प्रोवाइड करती है। अब जैसे आपकी सैलरी जो भी है, हाँ। ठीक है, तो उसका फुल पेमेंट नहीं करेगी, उसका 30, 40, 50 वो कंपनी पॉलिसी पे डिपेंड है। और ऐसे गिनी चुनी 5-10 कंपनियां ही हैं। तो उस कंपनियां में सिलेक्शन भी टफ होता है, क्योंकि इंटरव्यू भी टफ होती है, तो उसमें जाना टफ। हाँ, उसमें अगर सेट हो गए तो फिर तो बहुत अच्छी बात है कि आपका जो घर पे आओगे तो जो सैलरी आप 6 महीना कमा के आए वो तो ठीक है, 3 महीना भी आप जो घर पे रहोगे तो कंपनी दे रही है, वही खर्चा हो रहा है, तो वो। जैसे भैया कि मेरा क्वेश्चन था कि मतलब कोर्स जो ये वाला है इसका मतलब क्या क्या स्टेप बाय स्टेप है, जैसे कि ये जानना है मुझे। तो इसका प्रोसीजर ये है कि इसमें जाने के लिए सबसे पहली बात एक एग्ज़ाम होता है, जैसे इंजीनियरिंग के लिए आईटी होता है, इसी तरह इसमें जाने के लिए आईएमयू एग्ज़ाम होता है, इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी का, ठीक है। तो मेन इसमें जो कॉलेजेस हैं, आईएमयू कोलकाता, आईएमयू मुंबई और आईएमयू चेन्नई, ये बहुत अच्छे हैं। और भी बाकी हैं, आईएमयू कोची वगैरह, और बाकी इसमें प्राइवेट सेक्टर में भी हैं, जैसे तुलानी मैरीटाइम, समुद्रा मैरीटाइम, मैनेट, और आपका एमएटी चेन्नई, ठीक। तो अब इसमें क्या होता है ना, आपको तो एक तो सबसे पहली बात क्राइटेरिया ये है कि 12th में पीसीएम में 60% मिनिमम रहना चाहिए ओवरऑल पीसीएम में, नॉट कि ओवरऑल कि आपका सारे सब्जेक्ट मिला के 60%, ऐसा नहीं, सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में 60% रहना चाहिए, सारे में 60%। हाँ, और इंग्लिश में भी 60% रहना चाहिए, तभी आप ये एग्जाम देने के लिए एलिजिबल हो। इसके बिना आप एलिजिबल नहीं। हाँ, अगर आपको, जैसे अभी मैं एग्जाम दे रहा था सीओसी का, ठीक है, क्योंकि मैं अभी जूनियर इंजीनियर सिर्फ से जाके आ चुका हूँ और मुझे प्रमोशन चाहिए था, तो मैं सीओसी का एग्जाम दे रहा था। तो मैं एज अ पार्ट टाइम अभी कॉलेज में उदयपुर में पढ़ा रहा था, ठीक है। जो कोर्स होता है जीपी रेटिंग, तो मोस्टली मैंने ये डिस्कस आपको किया नहीं, बताया नहीं कि इसमें टोटल 4-5 टाइप के कोर्स होते हैं। बीटेक मरीन इंजीनियरिंग, हाँ, जैसे क्या परसेंटेज जिसका कम है, हाँ, सपोज वो लोग को अगर मर्चेंट नेवी में जाना है बिलो 60% है, हाँ, तो वो लोगों के लिए क्या क्राइटेरिया है? वो लोगों के लिए ये क्राइटेरिया है कि ऐसे कॉलेजेस बहुत कम है कि डीजी का रूल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि नहीं, बंदे को 60% रहना ही चाहिए, वरना कॉलेज एंट्री नहीं लेती है। लेकिन अगर कोई बंदा है जिसको मर्चेंट नेवी माना है, किसी ने अगर आर्ट्स भी लिया है, कॉमर्स भी लिया हुआ है, ठीक है, तो एक कोर्स होता है जीपी रेटिंग जनरल पर्पस, 6 महीने के कोर्स होते हैं जो उदयपुर में होता है, जिसमें सर्टिफिकेट मिलता है पनामा जीपी का, ठीक है। मोस्टली अगर आप क्राइटेरिया के हिसाब से जाए तो पीसीएम में 60 है, उसमें इंडियन जीपी मिलता है, लेकिन आपका आपने कोई और स्ट्रीम ले रखा है, कॉमर्स ले रखा है या फिर कोई आर्ट्स ले रखा है और आपका परसेंटेज भी कम है, तो ये मैं यंगस्टर को एडवाइस करूंगा कि उदयपुर में एक कॉलेज है, ठीक है, OHMTC उदयपुर, ओशियन हाइट मरीन ट्रेनिंग सेंटर, वहाँ पे ये कोर्स होता है। वहाँ पे सिंगल कोर्स होता है जीपी रेटिंग 6 महीने वाला, ठीक है। 6 महीना आप वहाँ पे कोर्स करोगे और वहाँ से आपकी शिप पे ज्वाइनिंग होगी। तो ये उन बच्चों के लिए है जो जिनकी परसेंटेज कम है और उनकी इच्छा है कि इस फील्ड में आए, वरना जो मोस्टली जो बड़े बड़े कॉलेजेस हैं या डीजी शिपिंग या एमयू का है, उसमें क्राइटेरिया पीसीएम 60% चाहिए ही चाहिए। अगर जिनके पास नहीं है तो वो, जहाँ पे मैं पढ़ा रहा था एज अ पार्ट टाइम मैं कर रहा था, वहाँ पे 2-3 घंटा पढ़ाता था। आपने भी वो एग्जाम क्लियर किया होगा? हाँ, ये मैं आईएमयू का तो एग्जाम क्लियर किया था, फिर मैं कॉलेज में गया पढ़ा। अभी क्या है, मैं ट्रेनिंग करके आया तो मुझे प्रमोशन के लिए एग्जाम चाहिए थे, तो मैं उदयपुर में खुद भी स्टडी भी कर रहा था और एज अ पार्ट टाइम पढ़ा रहा था, क्योंकि एग्जाम में काफी टाइम लग जाता है, 6 से 7 महीने 8 महीने, और ट्रेनिंग में आपकी सैलरी इतनी ज्यादा होती नहीं है कि आप उतना महीने आप वो सैलरी के पैसे से निकाल लो, ठीक है। तो मैं सोचा आप घर से एक एज हो जाने के बाद आपको भी पता है कि मांगने में अच्छा नहीं लगता, तो इसीलिए मैं ऐसे पार्ट टाइम वहाँ पे, मैं तो ये चीज़ मैंने देखा कि वो वहाँ पे वो चीज़ कर सकते हैं और लोग अच्छी अच्छी जगह पे जा रहे हैं, सेटल हो रहे हैं। और मेरा ये क्वेश्चन है ये भैया कि मतलब बिफोर लाइफ मर्चेंट नेवी का और आफ्टर लाइफ में क्या मतलब चेंजेस क्या लगता है आपको? बिफोर लाइफ तो मुझे ज्यादा अच्छी लग रही थी, ठीक है। ये लाइफ थोड़ा टफ है, चैलेंजेस इसमें डेली एडवेंचर लोगों को मोस्टली जब आते हैं इंस्टीट्यूट में, अगर पहला चीज पूछा जाता है कि
आपको मर्चेंट नेवी क्यों पसंद है, तो लोग ये जवाब देते हैं कि रैगिंग वगैरह भी होता होगा भैया ऐसा? रैग नहीं, रैगिंग इसमें बहुत कम होता है। हाँ होता है, ऑफ कोर्स होता है, हर जगह होता है वो चीज़ तो, लेकिन बहुत कम होता है। और लेकिन ये चीज़ जो आपने बोला एडवेंचर, ये बहुत लोग यही जवाब देते हैं एडवेंचर के लिए जा रहा हूँ, ट्रैवलिंग के लिए जा रहा हूँ। तो यहाँ कोई ट्रैक पे नहीं जा रहे हो आप, एडवेंचर होगा ऐसा, आप पे काम है, आपको प्रॉपर काम करोगे, आपको आपकी ड्यूटीज़ पता होनी चाहिए, वरना फिर आपको पता है कि आपको आपकी ड्यूटीज़ पता ना हो तो सीनियर रैंक वाले कैसे, एज कम्पेयर टू आप मैकेनिक शॉप का ही ले लो, कोई नया नया मैकेनिक जाता है तो कितना गाली सुनता है कि भाई ये ले वो दे वो दे। तो सेम शिप पे भी है, तो शिप पे ऐसा नहीं है एडवेंचर नहीं है, ऑफकोर्स है, डेली टू डेली चैलेंजेस होंगे। अगर आप डेक साइड हो तो उस पर चैलेंजेस अलग है, इंजन साइड हो तो उस पर चैलेंजेस अलग है। तो मतलब एक है ना कि आपको वो चीज़ है ना, वो चीज़ क्या है ना कि ये दुनिया ही अलग है, मर्चेंट नेवी की दुनिया अलग है एज कम्पेयर टू लैंड वाले जॉब से। ये आपको इसमें आपको मेंटली आपको स्ट्रांग बना देता है, बहुत मेंटली स्ट्रांग प्लस थोड़ा सा फिजिकली स्ट्रांग भी बोलूंगा मैं। क्योंकि जो जीपी रेटिंग कोर्स करके अभी जो मैंने जिस उदयपुर की कोर्स की बात करी जीपी रेटिंग, वो सबसे बेसिक क्रू पे जाते हैं, जो सबसे लोएस्ट रैंक के क्रू होते हैं उस पे जाते हैं। तो आप जितना आप नीचे रहोगे काम उतना ज़्यादा मिलता है। आप जैसे जैसे आप एक्सपीरियंस वाइज फिर आप प्रमोट होते जाओगे, आप शिप पे जाओगे तो पता चल जाएगा, और या फिर खुद भी सर्च मारोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे कैसे रैंक आगे बढ़ता है। तो वो चीज़ एक है कि डेली टू डेली लाइफ चैलेंजेस बहुत है, मेंटल हेल्थ बहुत ज़रूरी है इस चीज़ में, क्योंकि आप अकेले हो, इतनी बड़ी बड़ी शिप है, 21 से 22 आदमी है, आप सबकी अपनी अपनी ड्यूटी है, सब अपने अपनी ड्यूटी में बिजी हैं। ऐसा नहीं है कि नॉर्मल लैंड जॉब की तरह आप शाम को आए गप्पे वप्पे चाय वाय, ऐसा होता है वहाँ भी होता है, लेकिन लोग उतना ज़्यादा नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो वो चीज़ मेंटल स्ट्रेस के साथ साथ कितने मेंबर रहते हैं शिप पे? 20 से 22 बस 20 से 22। हाँ, अगर आपको फिटनेस है तो वहाँ पे आपको जिम भी प्रोवाइड किया जाता है, वहाँ पे अंदर में जिम, वहाँ पे खाने की। और एक चीज़ मैं एडवांटेज तो बताना चाहूँगा कि शिप का जो फूड होता है, खाना जो होता है, आप अगर शिप का खाना एक बार खा लोगे तो ज़मीन का कहीं खाना पसंद नहीं आएगा, स्पेशली बिरयानी। हाँ, बिरयानी सबसे टेस्टी बनता है शिप पे, चाहे कोई भी शिप पे चले जाओ, वहाँ का कुक स्पेशली सर्टिफाइड होते हैं। ये जो आईएचएम वगैरह जो होटल मैनेजमेंट वाले करके जाते हैं ना, तो ये लोगों का भी तो 6 महीना पूरा ही, हाँ वो लोग भी शिप पे रहते हैं, और वो कुक आराम से मस्त मस्त खाने बनाता है, हम खाते, खाने की कोई दिक्कत नहीं है, खाना मस्त, खाना तो एक लाइन से अनलिमिटेड, और एक से एक वैरायटी रहती है खाने की। कौन कौन सी, मतलब जैसे कंपनी सब जो होती है, कौन कौन सी ये सब कैटेगरी में बेस्ट कंपनी माना जाएगा? 2-3-4 का नाम ले, 2-3-4 का, एक तो मैं मक्स का नाम लेना चाहूँगा, BW का लेना चाहूँगा, एक MTM करके पर्सनली मुझे अच्छा लगता है, उसको टॉप में लोग ऐसे इंक्लूड नहीं करते, लेकिन टॉप में मेरे हिसाब से MTM और सेवरॉन। और मेरा मतलब ज़्यादा पॉडकास्ट बहुत ही लेंदी होते जा रहा है, तो मैं 2-3 क्वेश्चन पूछ के भैया पॉडकास्ट खत्म करूंगा भैया, और आने वाले टाइम में मैं आपको फिर से इस पॉडकास्ट पे लेकर के आऊँगा। मेरा एक ये क्वेश्चन है, फ्यूचरिस्टिक क्वेश्चन है, आउट ऑफ द बॉक्स, क्या AI क्या रिप्लेस कर सकता है भैया? मतलब नेवी वाले जॉब को, मतलब कुछ कैटेगरी में, क्योंकि आपको अगर टेक्नोलॉजी वाइज अगर देखा जाए तो मैं बहुत सारे स्टूडेंट लोगों के साथ में पॉडकास्ट करता हूँ, तो रसिया में बहुत एक स्टूडेंट जो रसिया इंटर्नशिप के लिए गया हुआ था, तो वहाँ मैंने देखा था कि क्या होता है, कुछ जगह पे अभी AI रोबोटिक्स सब आ चुके हैं, जैसे रोड पे जैसे स्नोफॉल वगैरह, तो वो खुद स्नोफॉल वो तो वहाँ का क्या वर्कर सबको हटना पड़ गया, तो ऐसा कुछ ये चीज़ आ रही है, इस फील्ड में भी आ रही है। तो आप लोग भी जैसे अगर आप न्यूज़ देखते हो तो एलन मस्क ने एक सिप ऑटोमेटिक सिप एक ट्रायल पे भेजा है, ठीक है, वो फुल ऑटोमेशन है, लेकिन सिप पे क्या है ना कि आप कोई भी मशीनरी चल रही कितना भी ऑटोमेटिक हो, इवन कि आप कार भी ले लो, ठीक है, AI उसमें भी बिल्ट आया है, ठीक है, कि आप सोए रहो कार ड्राइव करेगी, लेकिन वो कहते हैं कि किसी जगह वो चीज़ स्पेसिफाई नहीं कर सकते, वो चीज़ वो वैलिड ही नहीं होगा, कहीं ना कहीं तो आपको मैनुअल जाना ही पड़ेगा, चाहे कितना भी ऑटोमेशन आ जाए। और जहाँ तक ऑटोमेशन इस फील्ड पे कितना इफेक्ट करेगा, तो मेरे हिसाब से तो नियरली 20 से 30 साल में इस पे ऑटोमेशन का कोई इफेक्ट, हाँ क्रू मेंबर आप 22 हैं तो हो सकता है 15 हो जाए या 18 हो जाए, 2-3 बंदे कम हो जाए, लेकिन पूरा कि 2-3 बंदे से काम हो जाए जहाज पे, ऐसा हो नहीं सकता, नियरली टू 20 to 30 ईयर के बीच में। हाँ, लेकिन आजकल काफ़ी सारे शिप हैं जो ऑटोमेशन ट्रायल पे हैं कि कम से कम बंदे, एक तो है कि फुल ऑटोमेशन में बिना क्रू के ही ट्रायल भी करा जा रहा है, जहाज किया जा रहा है, लेकिन वो सक्सेस नहीं है, क्योंकि शिप पे रफ वेदर कब, हाँ ऑफकोर्स सेंसर है तो उनको रफ वेदर का पता चलता है कि उस हिसाब से रूट चेंज कर सकते हैं, लेकिन
अब जहाँ तक मैंने क्या बोला, इंजन अब लोडिंग डिस्चार्जिंग, अब जब कोई कार्गो लोड हो रहा है या डिस्चार्ज हो रहा है उसके लिए पोर्ट पे तो लोग आएंगे ही, उस शिप पे चढ़ेंगे ही, ठीक है। अब नीचे कौन सा अब स्पेशली तेल है तो उसके लिए पंप चलता है। अब जैसे आप ले रहे हो, ठीक है, तो वो तो पोर्ट का पंप चलेगा, लेकिन आप सिर्फ पोर्ट को दे रहे हो तो नीचे का पंप चलेगा, तो वो पंप भी मैनुअली ही जाके स्टार्ट करना पड़ेगा। हाँ भले उसमें ऑटोमेटिक हो कि उसका टेम्परेचर कंट्रोल ऑटोमेटिक हो रहा है, लुब्रिकेशन टैंक अलग से है वो ऑटोमेटिक हो रहा है। अब लुब्रिकेशन टैंक है तो उसमें कैसे तेल डालना है, तो कहीं ना कहीं जाके एक मैनुअल तो आपको जाना ही पड़ेगा। तो ये चीज़ मैं नहीं देख पा रहा हूँ कि अभी नियरली 20 to 30 ईयर में कि ये ऑटोमेटिक ये शिपिंग फील्ड में, और सब फील्ड की बात नहीं कर रहा हूँ, ये शिपिंग फील्ड में अभी एंट्री कर पाएगी। अभी मतलब आप ये बोलना चाहते हो कि अभी टाइम है? हाँ अभी टाइम है, लेकिन हाँ ऑफकोर्स हो रहा है, ट्रायल पे हैं चीज़ें, लेकिन ये चीज़ें इतने आसान नहीं है मेरे हिसाब से तो नहीं है। 20 to 30 ईयर तक में कुछ भी ऐसा होने वाला है। अगर 20 to 30 ईयर में हुआ भी तो ज़्यादा ज़्यादा 22 से 15 हो जाएंगे, इससे ज़्यादा। और अगर और मेरा 2 क्वेश्चन है कि सेकंड लास्ट क्वेश्चन है कि कोई अगर स्टूडेंट आना चाहता है तो क्या एडवाइस आप देना चाहोगे? बेस्ट एडवाइस क्या रहेगा? क्योंकि बहुत सारे लोगों को क्या होता है ना, अभी जैसे हम लोगों के साइड में पता ही नहीं है बहुत चीज़ कैसे गाइड, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग होता है गाइडेंस। क्योंकि अगर आप भी जो ये कोर्स कर रहे होंगे आपके एरिया में बहुत कम ही लोग कर रहे हैं, मतलब कम ही क्या, ना के बराबर ही जानते थे। और एक ही चीज़ एडवाइस देना चाहूँगा, कॉलेज लाइफ की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, कॉलेज लाइफ तो चलो ठीक है, कॉलेज लाइफ में भी काफ़ी डिसिप्लिन होती है। सुबह सुबह आपको मॉर्निंग पीटी करनी पड़ेगी, ड्रेस प्रॉपर क्लीन सेफ वगैरह रहना पड़ेगा। एक चीज़ तो मैं कहूँगा, एक तो सबसे पहली बात डिसिप्लिन आप में होना चाहिए, ठीक है। और जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कॉलेज लाइफ में तो डिसिप्लिन तो है, दूसरा आपका मेंटल स्ट्रेंथ इस फील्ड में आने के लिए, मेंटल डिसिप्लिन, मेंटल स्ट्रेंथ और पेशेंस, ये 3 इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बोलूँगा। फिजिकल भी है लेकिन मैं उनको इतना मायने नहीं दूंगा, फिजिकल एक ना एक टाइम पे लोग काम करते हैं तो यूज टू हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन ये अगर आपका मेंटल हेल्थ सही है तो आप फिजिकल हेल्थ भी आपका मेंटेन रहेगा। तो ये जो 3 चीज़ें, डिसिप्लिन, मेंटल हेल्थ और आपका क्या बोला था मैंने, तीसरा पॉइंट मैं भूल गया खुद ही। हाँ लेकिन आप तो ये बात बोले ना, मतलब ये बात तो सही है कि अगर मेंटली अगर लोग अगर नहीं है तो मतलब कि हाँ दिक्कत हो जाएगा। क्योंकि शिप पे आप कॉलेज लाइफ क्या होते हैं ना, चलो कॉलेज लाइफ तो लोग पढ़ पढ़ा के निकल जाते हैं, शिप पे जब काम करने की बारी आती है तो वहाँ पे इतना स्ट्रेस होने लगता है उनको कि मोस्टली जो लोग चीज़ देख के आते हैं कि पैसा, तो जहाँ पे पहुँचने के बाद आपको पैसा मिलना होता है, आप उससे पहले ही मोस्टली लोग बैकआउट कर जाते हैं, क्योंकि वहाँ तक पहुँचने के लिए काफ़ी मेहनत चाहिए होती है, काफ़ी एग्जाम्स क्लियर करने पड़ते हैं। लोगों को लगता है एक बार पढ़ लिया, नहीं, आपको हर रैंक के लिए अलग से एग्ज़ाम देना पड़ेगा, फिर आप जाके पहुँचोगे। और मेरा भैया लास्ट क्वेश्चन ये है कि इस पॉडकास्ट का, जैसे कि एक मूवी भी बनी थी रुस्तम, हाँ आपने देखी थी भैया? हाँ हाँ हाँ। तो मतलब वो मूवी में, मतलब मैंने वो मूवी देखा नहीं पर मुझे इतना पता है वो आप लोग, तो उस मूवी से अगर कुछ बात, मतलब वो ऐसा कुछ हुआ था ना कि मतलब उस मूवी से मोस्टली ये आपका है कि वो आपका मैरिज कैसा चलेगा, ये चीज़ मतलब मोस्टली ये लोग ऐसे बोलते हैं, भाई रुस्तम देखा है ना, तेरी बीवी ऐसे भाग जाएगी, ऐसी वाली बातें होती है। तो ऐसा कुछ नहीं है। आप जैसे मैंने क्या बोला कि आपको इस फील्ड में आने के लिए मेंटल हेल्थ बहुत ज़रूरी है, ठीक है, तो और साथ में पेशेंस, तो आपकी जो पार्टनर भी होनी चाहिए ना वैसी होनी चाहिए। जैसा आप देख सकते हो आर्मी, मैं नॉर्मली सीआरपीएफ की बात नहीं कर रहा हूँ, जो बॉर्डर पे रहते हैं, काफ़ी महीने दूर रहता है, तो उनका जो लाइफ पार्टनर है उनके अंदर पेशेंस रहना चाहिए, पेशेंस प्लस लॉयल्टी रहनी चाहिए आपको। क्योंकि सही बात है, अगर 6 महीना के लिए आप अगर दूर हो अपनी वाइफ से, अगर गर्लफ्रेंड से, तो अगर लॉयल्टी नहीं है तो मतलब लॉयल्टी से भी ज्यादा दोनों का मेंटली दोनों का मेंटल, पेशेंस और लॉयल्टी, ये चीज तो तीनों के, वैसे ही लाइफ पार्टनर आपको ढूंढना ही पड़ेगा, देखना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं कि कोई भी, अब कौन सी बात है, आपको एक दिन में किसी को देख के पता चलता नहीं कि कौन कैसा है, ठीक है। शुरू में अच्छा लगेगा, फिर बाद में, क्योंकि भैया ऐसा सब भी बहुत सारे केसेस सब हाँ ऐसा केस है, इसीलिए ये चीज़ मैं बार बार मेंशन कर रहा हूँ कि जो आपकी लाइफ पार्टनर है इस फील्ड में स्पेशली, आप ऐसा चूज करो जो पेशेंसली आपका वेट करे, आपको लॉयल्टी दिखाए, क्योंकि घर अच्छा है तभी आप वहाँ पे अच्छे हो। आपका सीधा इफेक्ट करता है मेंटल हेल्थ से पे, घर पे कुछ हुआ या माँ बाप को भी कुछ हुआ तो आप ऑफकोर्स आप पास में नहीं हो, ऑफकोर्स आपके कोई दोस्त यार जिगरी होंगे, तो आप लोगों का कॉन्ट्रैक्ट रहता है ना कि मतलब इतना टाइम के बाद आप नहीं जा सकते। हाँ इतना, लेकिन ऐसा नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट है, कुछ अगर ऐसी इमरजेंसी आई है तो आप कंपनी को लेटर दे सकते हो, लेकिन कंपनी इंस्टेंट एक्शन नहीं लेती। हाँ आपको अगर
जाना है आप कहीं तो बीच में हो, ऐसा हाँ, कुछ हो गया ना उसके लिए तो फिर आपको पोर्ट पे जैसे आप सेलिंग पे चल रही है, आपने कुछ हो गया, आप घर जाना है, तो आप पोर्ट पे जाने में 10 से 15 दिन लगेगा, तो आपको वो 10 से 15 दिन वेट करना पड़ेगा। हाँ, इवेंचुअली आपकी लक अच्छा है कि आप पोर्ट पे हो और घर पे कोई इमरजेंसी आ गई कि आपका रहना बहुत ज़रूरी है, तो फिर आप वहाँ पे प्रूफ देना पड़ता है, या फिर कुछ ऐसे सर्टिफिकेट, जैसे कुछ घर पे कोई बीमार है या फिर आपको जाना है, या तो वो सर्टिफिकेट कंपनी को प्रोवाइड करनी पड़ती है, तो वो कंपनी फिर आपको साइन ऑफ देती है, इमरजेंसी साइन ऑफ देती है कि आप घर जा सको। तो मतलब आपका अगर हाँ, एक चीज़ डिसएडवांटेज इमरजेंसी साइन ऑफ का ये है कि आप कॉन्ट्रैक्ट में अगर आप जाते हो शिप पे, तो कंपनी आपका सारा फ्लाइट की टिकट जो भी है या फिर घर आने का भी सब करती है, लेकिन आप कॉन्ट्रैक्ट तोड़ के बीच में आ रहे हो, तो मे बी आपको ये हो सकता है कि कुछ कंपनियां आपको घर आने के लिए पैसे फ्लाइट की टिकट खुद करनी पड़े, या तो अगर वो पेमेंट कर भी देते हैं तो आपके सैलरी से वो कट कर डायरेक्ट हो जाएगा। हाँ। मतलब आपका कहना ये है ना कि मतलब अगर आप लाइफ पार्टनर भी चूज कर रहे हो, इस पर्टिकुलर आप लोग फील्ड से हो, जैसे आपने बोला जैसे इंडियन आर्मी सब जो रहती है बॉर्डर पे, तो उनके पार्टनर भी, उनकी जो वाइफ और गर्लफ्रेंड हो, उनको भी मेंटली स्ट्रांग होना बहुत इंपॉर्टेंट है। होना पड़ेगा, बिल्कुल, क्योंकि नॉर्मल लोगों की तरह आप लोगों का लाइफस्टाइल नहीं है, बिल्कुल। तो मतलब अच्छा लगा बात करके बिट्टू भैया आपसे, मतलब कि आने वाले टाइम में मैं आपको और भी बुलाऊंगा। तो मतलब इस पॉडकास्ट का करने का मतलब यही था ना कि भैया आजकल क्या हो रहा है ना सोसाइटी में, क्या हो रहा है कि मतलब कि सो करके उठ रहे हैं, ब्लॉग बना रहे हैं, कुछ भी कंटेंट भरा पड़ा हुआ है, तो एजुकेशनल कंटेंट का कहीं ना कहीं कमी है, तो मैं उसी चीज को फुलफिल कर रहा हूँ, और इस चीज के लिए मैं भी सपोर्ट करता हूँ। और आगे जरूर आप जो आजकल के युवा हैं उनको एक दिशा दिखाने के लिए मैं भी अगर उनकी हेल्प कर पा रहा हूँ तो ये बहुत बढ़िया बात है, और आप जो कंटेंट बना रहे हो वो भी बहुत बढ़िया है, और तो, उनको उनसे हेल्प मिलती रहे। हाँ, ये तो भैया एक चीज़ है कि अभी जैसे ये वीडियो देख करके बहुत सारे लोग आएंगे, बहुत सारे लोग कमेंट भी करेंगे, अगर कुछ ऐसा भी, अगर आप लोगों के मन में कुछ भी डाउट रह गया, कुछ भी प्रॉब्लम है, तो आप लोग बेफिक्र हम लोगों को मतलब कांटेक्ट कर सकते हैं। नीचे में मेल दिया गया हुआ है, इंस्टाग्राम आईडी, मैं भैया को क्वेश्चन आपका ट्रांसफर कर दूंगा, क्योंकि भैया गाइडेंस के लिए हमेशा ही, अगर अभी शिप पे चले गए तो नहीं गाइडेंस नहीं, शिप पे भी चला जाऊंगा तो ऐसा कोई इशू नहीं, अगर नेट मिला तो कॉल नहीं तो व्हाट्सएप टेक्स्ट तो कर ही सकता हूँ। हाँ, तो भैया को मैं क्वेश्चन ट्रांसफर कर दूंगा। जो अभी तक वीडियो देख रहा है तो उन लोगों के लिए ये वीडियो से आप लोगों को कुछ भी अगर सीखने के लिए मिला तो आप लोग नीचे कमेंट भी कर सकते हैं, एंड मुझे भी सपोर्ट कर सकते हैं, हमारी टीम को भी सपोर्ट कर सकते हैं, और लाइक और सब्सक्राइब करना, और थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और भैया इतने गर्मी में आए और इतना दूर से और यहाँ पे पॉडकास्ट कर रहे हैं, भैया को भी बहुत गर्मी है। चलो थैंक यू।